गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमने लास्ट क्लास में नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा। तो हमने ये जाना कि हमारे पास कौन से नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे कि फॉरेस्ट, वाटर, मिनरल, फूड, एनर्जी, लैंड, लॉट ऑफ थिंग्स। ओके, उसके बाद में जब उसके बाद में हमने जाना कि नेचुरल रिसोर्सेज की डेफिनेशन क्या है। उसके बाद में हमने जाना कि कौन से किस टाइप के नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि बायोटिक, एबायोटिक। बायोटिक मतलब कि जो बायोलॉजिकल चीजों से बने हुए, लिविंग ऑर्गेनिज्म से बने हुए रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि प्लांट से बना हमें फूड मिलता है, बायो एनर्जी मिलती है। एबायोटिक में जैसे कि वाटर है, एयर है, जो नेचुरल रिसोर्सेज है लेकिन जो बायोटिक चाहिए है ना। उसके बाद में हमने अवेलेबिलिटी के आधार पे, फिर उसके बाद में उसके डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे, फिर उसके सोर्स के आधार पे कि हमारे पास वाटर रिसोर्स है, फॉरेस्ट रिसोर्स है, मिनरल रिसोर्स है, मेरीन रिसोर्सेज है। उसके बाद में उसकी केमिकल कंपोजिशन के आधार पे कि ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक है। उसके बाद में हमने लैंड यूज, लैंड चेंज के बारे में जाना, हमने बायोस्फीयर के बारे में जाना। फिर हमने ये जाना कि रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज क्या क्या होते हैं। तो रिन्यूएबल क्या होते हैं? जो रिन्यू हो सकते हैं, मतलब कि जो दोबारा बन सकते हैं, न्यू हो सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल जो कि एक बार हमने एग्जॉस्ट कर लिया तो वो या तो खत्म हो जाएगा या वो बहुत ज्यादा टाइम लेगा नेचुरल प्रोसेस के बनने के थ्रू। तो वो मतलब खत्म करो दोबारा नहीं बन पाएगा, तो वो एक तरीके से अगर वो खत्म हो जाएंगे वो रिसोर्सेज, तो इनको हम बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। उसके बाद में हमने रिन्यूएबल के, नॉन रिन्यूएबल के एग्जाम्पल के बारे में समझा। ठीक है, उसके बाद में मैंने आप लोगों को एक एक्टिविटी बताई थी। तो आप लोग ये बताइए कि एक्टिविटी आपने वो की कि नहीं, है ना। जो आपको एक बताया था, जो आप अपने चैट सेक्शन में डालिए, जो आपको बताया था ना कि एक रिसोर्स को आपको क्या करना है, एक रिसोर्स को आपको ट्रैक करना है कि भी आप जो भी चीज यूज करते हो, जैसे कि पेन, पेंसिल, टेबल, चेयर, एनीथिंग, लैपटॉप, मोबाइल फोन, कुछ भी जो आप यूज करते हो वो कैसे बना, उसमें शुरू में क्या क्या मतलब क्या क्या रो प्रोडक्ट लगा, फिर उसके बनने का प्रोसीजर क्या था, और उसके बाद में हमें एंड प्रोडक्ट क्या मिला। तो ये आपको एक एक्टिविटी बताई थी। तो आप कमेंट चैट में लिख सकते हैं कि आपने कौन से प्रोडक्ट के लिए एक्टिविटी की। फिर हमें ये एक्टिविटी करने का पर्पज क्या है कि हमें ये देखना है कि हम कम से कम यूज कैसे कर सकते हैं उस रिसोर्स का, क्योंकि और उसका सस्टेनेबल यूज कैसे कर सकते हैं, ताकि वो मतलब एक ऐसे तरीके से यूज हो कि वो खत्म ना हो प्रकृति में वो रिसोर्सेज। और हमें ये प्रोसेस जानने से ये भी पता चला कि एक छोटी सी चीज बनने के पीछे कितने रिसोर्सेज यूज होते हैं, वो कस्टमर तक कैसे पहुंचती है एट द एंड, और प्रकृति से हम क्या क्या नेचुरल रिसोर्सेज यूज करते हैं और कितना वेस्ट जनरेट करते हैं आउट ऑफ दैट। ठीक है, अब उसके बाद में हमने बात की थी फॉरेस्ट रिसोर्सेज की, कि फॉरेस्ट रिसोर्सेज कौन से हैं, क्या क्या इसका क्लासिफिकेशन है ना। और फिर हमने बात की थी कि फॉरेस्ट का क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मतलब कि फॉरेस्ट खत्म हो रहा है। ठीक है, तो क्या क्या उसके रीजंस है ना, इसके बारे में हमने, फिर हमने लैंड यूज, लैंड कवर चेंज के बारे में बात की थी कि जैसे लैंड यूज मतलब कि हम लैंड का क्या यूज कर रहे हैं। लाइक एक वो फॉरेस्ट है या वहाँ पे कंस्ट्रक्शन है या वहाँ पे एग्रीकल्चर साइट है, तो एक क्या यूज हो रहा है फॉरेस्ट का, उस लैंड का, तो उसको बोलते हैं लैंड यूज, है ना। किस चीज के लिए यूज हो रहा है, माइनिंग एक्टिविटी है, किस तरह की एक्टिविटी के लिए वो लैंड यूज हो रहा है। लैंड कवर मतलब कि वहाँ पे क्या कवर है, मतलब कि वेजिटेशन का कवर है कि वाटर का कवर है कि सॉइल का कवर है, मतलब कौन सा कवर है जो मेजर है वहाँ पे। तो ये लैंड यूज, लैंड कवर। अब
चेंज होता जा रहा है धीरे धीरे। पहले हमने बात की थी कि किस तरह से जो रूरल इकोसिस्टम था उसमें किस तरह से खेत होते थे, सस्टेनेबल यूज था। फिर अर्बन इकोसिस्टम में क्या हुआ कि जंगल खेत ये खत्म, मतलब हमने जंगल खत्म हो गए, ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर इन्वेजन हो गया, फिर आपका इंडस्ट्रीज लग गई और वो एक एक्सप्लॉयटेशन की तरफ चला गया, जो कि नॉन सस्टेनेबल यूज है रिसोर्सेज का। ठीक है, तो ये हमने फॉरेस्ट रिसोर्स पढ़ा। ठीक है, अब हमने उसके बाद में हमने पढ़ा कि बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात की हमने। ठीक है, अब हम बात करेंगे वाटर रिसोर्सेज के बारे में। जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था ना, फॉरेस्ट वाटर इंट्रोडक्शन बता दिया था वाटर रिसोर्सेज का। तो वाटर साइकिल क्या होती है? वाटर साइकिल आप सबको पता ही है कि हमें सन से एनर्जी मिलती है, उससे समुद्र से वाटर इवोपरेट होता है, बादल बनते हैं, फिर रेन होती है, तो इस तरह से साइकिल चलती रहती है वाटर की। ठीक है, तो वाटर हमें कैसे कैसे, एक तो रेन से जो मिलता है सरफेस वाटर या इवोपरेशन वाला, एक वाटर अंडरग्राउंड वाटर होता है जो रेन से होके अंडरग्राउंड चला जाता है। ठीक है, वो वेल्स के रूप में है, सरफेस वाटर टैंक की, रिवर लेक के रूप में है। टाइप ऑफ वेल्स के बारे में बात की थी। अब इसमें इम्पोर्टेंट चीज है जिसके बारे में मैं इस क्लास में और डिटेल से बताऊंगी, जैसे कि जो वाटर होते हैं, वाटर रिसोर्सेज, तो हमें इस क्लास में हमें क्या जानना है कि जो जो रिसोर्सेज है, जैसे फॉरेस्ट रिसोर्स है तो उसका डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, वाटर रिसोर्सेज के साथ में क्या सोशल प्रॉब्लम्स है, हमें उनके बारे में जानना है इस क्लास में। तो अब वाटर रिसोर्सेज के साथ में क्या प्रॉब्लम है? एक तो वाटर पोल्यूशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे फॉरेस्ट में तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन प्रॉब्लम थी, वैसे वाटर में क्या प्रॉब्लम है? पोल्यूशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना। उसके अलावा जैसे डैम्स वगैरह बनते हैं, तो डैम का क्या इम्पैक्ट होता है डैम बनने का? जैसे कि एडवांटेज है एक तो डैम की, ये इससे वाटर सप्लाई, वाटर स्टोर हो जाता है, समर में वाटर सप्लाई हो सकती है, ब्लॉक कर लेते हैं वाटर को हम, है ना। आर्टिफिशियल लेक वगैरह मेंटेन हो सकती है, इरिगेशन में डैम का पानी यूज होता है ना। इकोसिस्टम, वहाँ पे बर्ड्स वगैरह आ जाते हैं काफी सारे, तो एक छोटा एक्वेटिक इकोसिस्टम भी बन जाता है ना। प्रॉब्लम क्या क्या होती है डैम से हमें, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो डैम से हमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? एक तो हमें दिक्कत होती है कि डैम से, जो डैम बनते हैं नदी के ऊपर, बांध जो बनते हैं जिससे कि पानी को रोका जाता है एक जगह पे, तो डैम से हमें क्या क्या उसके इन्वायरमेंटल और सोशल इम्पैक्ट है? एक तो क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन हो जाता है ना, और फिजिकल ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है रिवर्स का। ठीक है, उसके बाद रिवर लाइन जो इकोसिस्टम है ना, उस पे इम्पैक्ट पड़ता है क्योंकि पानी रुक गया एकदम से। फिर सोशल होते हैं कि लोगों को वहां से डिस्प्लेसमेंट करना पड़ता है, वहां की लैंड ले ली जाती है। फिर उसके आसपास के एरिया में वाटर लॉगिंग या सैलिनाइजेशन, सैलाइन बन जाती है सॉइल बहुत ज्यादा। ठीक है, डिसलॉगिंग ऑफ एनिमल प्रोडक्ट, डैमेजिंग देयर हैबिटेट एंड कटिंग देयर मीटरोराइट रूट, है ना। उनके माइग्रेटरी जो रूट्स होते हैं उनको भी कट हो जाते हैं, मतलब जैसे जैसे एक पानी से रिवर के अंदर ही कोई एनिमल्स है। डैम्स के जो इफेक्ट हैं, जो उसके डैम के जो सोशल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट है उसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो उसके बाद में डैम के क्या इम्पैक्ट है कि जो एक तो वहाँ की एनिमल पॉपुलेशन डिस्टर्ब होती है ना, उनकी हैबिटेट डैमेज होती है, और जो एनिमल्स जो एक जगह से दूसरी जगह पे, जैसे रिवर के अंदर फिशेस वगैरह और जो जाते हैं, उनके बड़े माइग्रेशन के रूट्स होते हैं, वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं क्योंकि डैम बन गया, पानी एक जगह रुक गया, है ना। डिस्ट्रप्शन उनकी फिशिंग एंड वाटर, है ना। ठीक है, emission of greenhouse gases due to rooting of
ऑफ वेजिटेशन। तो क्या होता है कि वहाँ पे एनारोबिक कंडीशन बन जाती है, उसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेज निकलती है वहां से। जो ट्राइबल पीपल है, जो ट्राइबल कम्युनिटीज उसके आसपास रहती है, उन पे भी बहुत सारे इम्पैक्ट्स होते हैं, क्योंकि उनको एक तो वहाँ पे उनको डिस्टर्बेंस हो जाता है, उनका रिप्लेसमेंट करना पड़ता है, उनके जो नेचुरल रिसोर्सेज है उन पे एक तरीके से मतलब जो वो यूज करते आ रहे हैं अब तक, वो डैम के लिए यूज होने लग जाते हैं। और काफी हाई कॉस्ट है, और कभी कभी हम टारगेटेड ऑब्जेक्टिव भी नहीं अचीव कर पाते हैं डैम, क्योंकि हमने डैम बनाया पानी रोकने के लिए, इरिगेशन के लिए, लेकिन वो नहीं हो पाता है, उस तरह का फ्लो नहीं होता है। दिस इज द डैम्स की ये सोशल इम्पैक्ट्स है, इसके इन्वायरमेंटल एंड सोशल इम्पैक्ट्स। अब जो पानी को अगर हम ज्यादा यूटिलाइज करेंगे, है ना, और एक पानी का पोल्यूशन होगा, तो उससे पानी की काफी कमी पड़ जाएगी, पीने के लिए पानी बहुत कम बचेगा, और ओवर यूटिलाइजेशन से ओवरऑल ही पानी बहुत कम होता है। क्योंकि हमने पिछली क्लास में बात की थी ना कि 97% पानी तो वैसे ही सीज में है, जो खारा पानी है जिसका पीने के लिए उपयोग नहीं कर सकते। तो फ्रेश वाटर कितना है अपने पास? केवल 3%। उसमें से भी 2% किसमें कि आइस के अंदर पोल्स पे है। तो 1% फ्रेश वाटर है केवल, जो कि अवेलेबल है फॉर ह्यूमन यूज एंड एनिमल्स यूज। सो अगर उसको हम ओवर यूटिलाइजेशन करेंगे तो उससे क्या होगा? एक तो पानी की स्कैरसिटी हो जाएगी, ठीक है, और वो ब्लॉकेज हो सकता है ड्रेन्स का, वाटर पोल्यूशन हो सकता है ना। उसके बाद में इकोनॉमिक लॉस भी होता है ज्यादा पानी यूज करने का। और ये एक तरीके से मतलब गलत भी है एक एथिकली एंड। तो रिचार्ज करना है, मतलब पानी को वापस कंजर्व करना है और वापस रिचार्ज करना है अंडरग्राउंड वाटर को, क्योंकि हम मैक्सिमम अंडरग्राउंड वाटर यूज करते हैं। तो उसके लिए क्या क्या तरीके हैं? उसके लिए स्मॉल डैम्स का कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है, आर्टिफिशियल लेक्स का कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है ना, पोन्स का। ट्रीज अगर हम इंक्रीज होंगे, किसी एरिया में ट्री ज्यादा होंगे, ओके, सो ट्री अगर प्लांट होंगे तो क्या होगा? जिस एरिया में ट्री प्लांट होंगे वहां पे इवेपोरेशन बढ़ेगा, वहां पे बरसात बढ़ेगी, ग्राउंड वाटर भी, सॉइल भी वहां की अच्छी रहेगी, तो उससे ग्राउंड वाटर का लेवल भी अच्छा रहेगा। वाटर का वेस्टेज को हमें मतलब कम करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, है ना। वाटर को यूज करना चाहिए। अभी हमने जब ये नेचुरल रिसोर्सेज की क्लास स्टार्ट की तो हमने क्या बात की थी कि हमें रिसोर्सेज को किस तरह से करना चाहिए। सबसे पहले हमने 4R की बात की थी। सबसे पहले रिड्यूस, की रिसोर्सेज का हम कम से कम यूज करें। उसके बाद में रीयूज, की बार बार यूज करें, जो चीज को दोबारा भी यूज करें, वन टाइम नोट। देन रिसाइकिल, और उसके बाद में रिकवरी। तो यहाँ वाटर में भी वही सेम चीज, हर नेचुरल रिसोर्सेज के लिए वो चीज लागू होती है। तो एक तो हमें रिड्यूस करना चाहिए इसका यूज, कि वेस्टेज ना करें। दूसरा, रीयूज कर सकते हैं वाटर को, वाटर की रिसाइकलिंग कर सकते हैं। जैसे कि हम हमारे किचन वगैरह के पीछे गार्डन लगा दे, तो जो पानी किचन का जाता है वहां पे वो पौधों में चला जाएगा, जो वेस्टेज वाटर है। या जैसे मतलब मशीन का पानी होता है घरों में, जो वॉशिंग मशीन होती है, उसको घर क्लीनिंग के लिए यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से वाटर को हम रीयूज कर सकते हैं, उसकी रिसाइकिल कर सकते हैं, है ना। उसके बाद में वाटर का यूज बेस्ड चार्जिंग होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, तो उससे भी थोड़ा कंट्रोल होगा, है ना। और जो गंदा पानी है उसको भी प्योरिफिकेशन करके फॉर्म्स में और ग्रासलैंड में यूज किया जा सकता है। इसके बाद में क्या है? मिनरल रिसोर्सेज। तो हमने पिछली क्लास में बात की थी कि मिनरल रिसोर्स क्या होता है ना, ठीक है। अब हम बात क्या क्या आते हैं? मिनरल इज नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन एंड इनडेफिनेट फिजिकल प्रॉपर्टी। कि मिनरल की डेफिनेट एक केमिकल कंपोजिशन होगी हर मिनरल की, तो वो एक नेचुरली अकरिंग है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज थोड़ी वेरी कर सकती है, ठीक है।
इसमें क्या क्या आएगा, कॉल, नेचुरल गैस, मिनरल ऑयल, है ना। तो जब क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स की, एक तो एनर्जी प्रोवाइडिंग मिनरल्स है, जो कि जैसे कि कॉल है, नेचुरल गैस है, सीएनजी वगैरह है, मिनरल ऑयल है, पेट्रोलियम है। उसके अलावा वैल्यूएबल मिनरल जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, है ना। फिर जो कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज होते हैं, स्टोन, मार्बल, एक्सेट्रा। और जो इंडस्ट्रियल मिनरल्स है जैसे कि आयरन, कॉपर, मैग्नीज, एल्यूमिनियम। तो ये हमारे मिनरल रिसोर्सेज है इंडिया में, कि कितना क्वांटिटी है ना, हर एक मिनरल की। तो अब ऐसे कैसे हम मिनरल्स को यूज करते हैं, माइनिंग के द्वारा उनको निकाला जाता है जमीन से, फिर यूज किया जाता है सरफेस माइनिंग के द्वारा, जो जमीन के ऊपर से ही माइनिंग की जाती है। अंडरग्राउंड माइनिंग, जिसमें अंडरग्राउंड बड़ी बड़ी माइंस बनी रहती हैं, है ना। उसके बाद में माइंस एंड मिनरल्स का जो इम्पैक्ट क्या होगा, कि हम जब अब माइनिंग करेंगे तो क्या होगा कि वहाँ पे माइनिंग एरिया बनेगा, उसमें वहाँ पे माइनिंग एक्टिविटी चलेगी। तो उससे एक तो बहुत सारी, जो माइनिंग एक्टिविटी है उससे बहुत सारे पार्टिकुलेट मैटर, बहुत सारी गैसेस निकलती है ना। तो उससे क्या हो सकता है, एयर पोल्यूशन होता है, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, इस तरह की गैसेस निकलती है माइनिंग के दौरान, है ना। उसके एयर पोल्यूशन से बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, एसिड रेन भी हो सकती है, जैसे सल्फर वगैरह, इनके बाद में एसिड रेन भी हो सकती है। फिर नॉइज पोल्यूशन इंक्रीज हो जाता है वहां पे, है ना। वहां पे कई हानिकारक विकिरणों का भी, मतलब जो काफी हार्मफुल रेडिएशंस होती हैं, वो भी निकलती है ना। वहां पे वाटर फ्लो होता है, जो वो भी नॉर्मल वाटर में जाके मिलेगा, माइंस का वाटर, तो उससे वाटर पोल्यूशन हो सकता है ना। वाटर, वहाँ पे पोल्यूटेड वाटर ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल ऑयल वेल में क्रिएट लैंड पोल्यूशन ऑल्सो। और वहाँ के आसपास की लैंड जो होती है, वो भी लोगों को सोशल भी इम्पेक्ट होते हैं, वहाँ पे रिहेबिलिटेशन करने पड़ते हैं, वहाँ काम करने वाले लोगों को तरह तरह के हेल्थ हैजार्ड्स हो सकते हैं, ऑक्यूपेशनल हेल्थ हजार्ड जिसको बोलते हैं, कि जो काम की वजह से आपको हेल्थ इश्यूज हुए हैं। तो कंजर्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, वही अपना 4R वाला